अस्सलाम वालेकुम। तमाम उर्दू फिक्शन सुनने वालों को वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली जान। आज जो हम कहानी सुनने जा रहे हैं उसका उन्वान है पेशा और उसे लिखा है इस्मत चुगताई ने। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मुझे मालूम था वो 100/100 तवाइफ हैं। वो सुर्ख मसनूई बाल, चुस्त कपड़े और दिन रात मर्दों के ठठ नाच गाने और मोटे महीन कह कहे मुझे अपने कमरे में बैठे बिठाए झकोला करते थे। हम औरतें बड़े से बड़े पहलवान को चित कर सकती हैं, पर जब तवाइफ से टक्कर होती है तो सारी निस्वानियत अपना सा मुंह लेकर रह जाती है। यही वजह है माँ लोरी के साथ साथ बच्चे के दिल में ये बात चिपका देती हैं कि तवाइफ अस्दा है, सांप है, क्या कुछ है। और यही बचपन की नफरत के अब तक खून के जर्रों में नाच रही है। वैसे हजारों औरतें गुजर जाएं पता नहीं चलता, लेकिन तवाइफ को सूंघ कर हिरन की तरह भड़क जाती हूँ। मुझे याद है कि ये खुशबू पहली दफ़ा मैंने बहुत बचपन में सूंघी थी। बहराइच में सैयद मियाँ के मज़ार पर जुमेरात को तवाइफों का जमकट्टा होता है। अल्लाह के प्यारे भी इस मुतबर्रक दिन कुछ ज़्यादा ही आ जाते हैं। एक पक्की सी तवाइफ ने मुझे ना जाने किस जज्बे के तहत गोद में उठा लिया। उसके फिसलने कपड़े और मखसूस खुशबू में बसा हुआ सीना। मैं जल्दी से उसकी गोद से मचल आई। इस दिन मुझे सब ने खूब थू थू करके छेड़ा है कि बेचारी को रंडी ने छू लिया, और मैं भी इस हद तक के एहसास से देर तक रोती रही। फिर एक दिन मेरी पुप्पी आई और उन्होंने मुझे प्यार किया तो वही फिसलते हुए कपड़े और महकता हुआ सीना। न जाने क्यों मैं फौरन मचल कर भाग आई। मेरा अंदाजा ठीक निकला और मेरी रंगीन फुप्पी मुश्किल से महीना भर रही होंगी कि 10 बच्चों के बाप मेरे अब्बा जान उन पर बुरी तरह आशिक हो गए। मेरी अम्मा बेचारी बुझ कर रह गई। भला पान बीड़ी की दुकान के सामने कोई शानदार होटल खोल दे तो बेचारी दुकान का जोबन कितने दिन का। खैर, टूने टोटके हुए तब जाकर कहीं उनके गुर्दों में दर्द उठा और वो भागी। हाँ, तो मेरा मतलब ये है कि हम औरतें तवाइफों को सूंघ कर ही खटक जाती हैं। उनका ठसा देख कर ही हिफाजती दीवारें खड़ी करने को दिल चाहता है। वो कोठे से उतर रही थी और मैं चढ़ रही थी कि मैंने उन्हें सूंघ लिया। आय हाय, ये मैं कहाँ आ गई। क्या कहेगी दुनिया, मेरे महकमे वाले क्या कहेंगे। एक से एक बदमजाज भरा पड़ा है। मोहल्ले वालों से ज्यादा ये महकमे वाले ऐसी देसी बातों के पीछे लगे रहते हैं। ईद का दिन था। गरीबी में कैसी ईद और कैसा मुहर्रम। कपड़े भी ना बदले, लेटी अखबार देखती रही। पड़ोसन के यहाँ 4 बजे से बर्तन खनक रहे थे। इन बेचारियों को न्याज नज़र की बड़ी फिक्र पड़ी रहती। बिस्तर पर लेटी नाश्ता कर रही थी कि दरवाज़ा खटखटाया और कबल इसके कि मैं संभलती वो आन धमकी। आमतौर पर किसे मालूम रहता है कि क्या होने वाला है, और उम्र में ये पहला मौका था कि कोई तवाइफ दनदनाती चली आई हो, लिहाजा मैं घबरा कर रह गई। एहे, मैंने कहा कि कहीं तुम नाश्ता ना कर चुकी हो। क्या लशम पशम सवैयां भगा रही हैं। वो अपने चुस्त कपड़ों में से फुनकारी। कमबख्त को यह भी सोचने की फुर्सत ना थी कि तंग कपड़े पहनने के दिन कभी के जा चुके हैं और खमीरी आटे को तस्मों के कसने से निहायत नामवर सतह हो जाती है। मैं सुबह के वक्त मिठास नहीं खाती। मैंने गुरूर से गरस्तन बनने की कोशिश की। ओए, आज ईद के दिन भी मिठास नहीं खाती? भाई तुम्हें हमारी कसम, थोड़ी सी जरूर चखो। वो निहायत बेतकल्लुफी से पलंग पर बैठ गई। या अल्लाह, क्या ये मुझे भी तवाइफ समझकर तबर्रक के जरिए मेरे गुनाह धोने आई थी? अब ये कैसे बताऊं कि मैं कतई नेक और पारसा हूं। और फिर कसम, ओह माबूद, ये वही तो उसके 1000 आशिकों की छोड़ी हुई कसम थी जो मेरे हल्क में ठूंस रही है। मैं जल उठी, लेकिन जब वो बेहयाई से मिस्र हो गई तो मैंने 2 चमचे चख लिए। मैंने 2 चमचे और खाए। या खुदा, जी चाहा हलक में उंगली डालकर कह कर दूं, ये मुझे क्या हो गया था। मैं तवाइफ की कमाई खा रही थी, इस्मत फरोशी की जमा की हुई गनौनी दौलत, फहाशा, बदकार पेशा। मगर फिर मेरे दिल में निहायत बेशर्मी के बागियाना ख्यालात नाचने लगे। ये रंडी का पेशा भी तो अपने बाप दादा ही का है। मेरे एक चचा थे जिन्होंने 3 हफ्ते में 30,000 रुपये रंडी बाजार में उड़ा दिया था। इससे मुझे क्या कि मेरी चची रंडी कौन थी। इन लाल बालों वाली ही की कोई बहन भांजी होगी। मैंने शौक से सेवइयां खाना शुरू की, जैसे मैं फेंका हुआ माल समेट रही थी। मुझे एक किस्म का इत्मीनान सा मिल रहा था। मैं एक अमीर को कुछ थोड़ा सा गरीब बना रही थी।
एक चमचा और लिया और मेरा मुंह केवड़ा और मेवे में घुली हुई सवैयों से भर गया। एक बड़ा सा सालम पिस्ता मेरी दाढ़ के नीचे किच में आ गया। चिकनाई की नन्ही नन्ही बूंदें मुंह में फुदकने लगी, मगर फौरन ही मुझे इसकी चर्बी के ख्याल से उबकाई आ गई। मुझे वही इत्मीनान हो रहा था जो अंग्रेजी कपड़े जलाते वक्त बुलवाइयों को होता है। हमारी इंतकाम पसंद आंखें इन खाली खुली कपड़ों में अपनी मर्जी के मुवाफिक तखीली जिस्म देखकर सुकून महसूस करती हैं। मैंने सिरहाने की मेज़ से मैट्रिक के इम्तिहान की कापियां उठाकर देखना शुरू की। कैसी ईद और कैसी बकर ईद। अभी 300 कापियां देखना बाकी थी, मगर मेरा दिमाग जब भटकना शुरू कर देता है तो 1000 घेरों पकड़ में नहीं आता। जलकर मैंने कई बदकिस्मतों को फेल कर दिया। फिर कापियां दूर फेंक कर अंगड़ाइयां लेने लगी। ये यहाँ की आबो हवा भी क्या अजीब है, जैसे बड़े से गीले तौलिए में फिजा लिपटी ऊँग रही है। थकी थकी नींद, अज़ाब भारी और फिसलने जैसे किसी ने सरेश लगाकर हल्का सा सुखा दिया हो। और फिर पड़ोसन के यहाँ से कहकहों के गरम गरम भपके। बदनसीब, मुझे पड़ोसन पर रहम आने लगा। मुमकिन है गरीब अपने जौहर इस्मत लुटाने पर मजबूर हो गई हो। शायद किसी जालिम ने उसकी इज्जत लूट ली हो। और फिर वो खसिया कर सरे बाजार बिखेरने लगी और मुझे इस पर प्यार आ गया। जब कभी हम सब बच्चे अम्मा से खाने पीने की चीज झपटने लगते तो वो खसिया कर टोकरे का टोकरा पटक देती कि लो नामुरादों, भुगतो। लेकिन हमेशा नेक ख्यालात के साथ बद ख्यालात जरूर मेरे दिमाग में रींग आया करता है, और जूं ही बेचारा नेक ख्याल ऊँगा, बद ने फन उठाया। यकीनन ये सुर्ख बालों वाली तवाइफ तो जानबूझकर शौकिया बनी होगी। सुस्ती के मारे और दुनिया का कुछ काम ना हो सका, मज़े से ये पेशा इख्तियार कर लिया। हाँ और क्या, भला पड़ोसन से क्या सिलाई होती या चक्की पिसती। 100 झमेले हैं दुनिया के, और पेशों में मियाँ बीवी बच्चे सास नंद की तू मैं भला कौन भुगते। भला ये जौबन कायम रहता तो पड़ोसन के भी 2-4 सास नंदें होती। तौबा कीजिए। एक दिन जैसे ही फ्लैट पर पहुंची, पड़ोसन के यहाँ किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। सारे दिन की थकन, उस पर घड़ी भर के चैन नहीं। स्कूल से आकर जब तक कई घंटे मुर्दे की तरह ना पड़े रहो, थकन नहीं उतरती। मालूम होता है क्लास में लड़कियों ने भेजे को गन्ने की गंडेरी की तरह मज़े ले लेकर चबाया और थूक दिया। बड़ी मुश्किल से इस चूसी हुई गंडेरी को ताज़ा कीजिए, सुबह फिर वो नोकीले दांतों के घिसे। 1 साल में 365 दिन यही अमल जारी रखिए। इसके बाद फिर वही चूसी हुई गंडेरी की फूक। दरवाज़ा खुला और वो एड़ियां ठमकाती चली आईं। आते ही गरजी, मैं तो आजिज़ आ गई हूँ निगार से। अल्लाह जानता है ऐसी भी क्या स्कूल की पढ़ाई के नास लग गया। ओहो, तो गोया रंडियों की लड़कियों के भी नास इस कदर जीहे सोते हैं कि मर सकें। खूब, तो आप भी चलें एतराज़ करने। तो क्यों भेजती हैं स्कूल, उठा लीजिए। उठा लूं? लो और सुनो। ए बी, आजकल बेपढ़ी लिखी को कौन पूछता है। आजकल तो बस घिटमट करती मेम चाहिए। ये मुझे आज मालूम हुआ कि इस पेशे में भी तालीम याफ्ता होने की ज़रूरत है। शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ के हवालों की भी ज़रूरतें आती हैं। क्या बात हुई? वो, मैंने कहा बेटी निगार, आज खड़ा पजामा पहन लो। कहा कि नहीं। जो बात है नहीं, बस वो मुई फ्राकें चढ़ा लो। मैंने कहा तुम कहो तो शायद मान जाए। बात यह है कि कुछ लोग दिल्ली से आ रहे हैं। उन्होंने राजदाराना अंदाज में कहा। मेरा दिल चाहा उनका चुकंदर जैसा मुंह खसोट लूं। जी, यानी मैं समझाऊं? खूब, तो गोया मुझे बीटी में रंडियों की लड़कियों को पेशे के हथकंडे ही सिखाए गए थे। अब भला बताइए, ये कैसे सिखाऊं कि भाई दिल्ली वालों के लिए पजामा पहनो, कलकत्ता वालों के लिए साड़ी, और लाहौर वाले शलवार पसंद करते हैं। खूब, तुम कभी हमारी तरफ नहीं आई, उन्होंने ढटाई से कहा। कबल इसके कि मैं रूखा जवाब दे दूं, बोली, निगार ने नए तोड़े सीखे हैं। अगर मुझे किसी वक्त रंडी पर प्यार आता तो इस वक्त जबकि वो नाच रही हो। इस वक्त वो मुझे ऐन उस मेहनती मजदूर की तरह मालूम होती है जो पेट की खातिर सरमायादारी के कोहले में बैल की तरह जता हुआ हो, या जैसे कोई गृहस्थन चक्की पीस रही हो। रक्स करना मजाक नहीं, बोटी बोटी हिल जाती है, जैसे 10 सेर अनाज पीस लिया हो। मगर मुझे तवाइफ की ज़िंदगी के दूसरे रुख से घिन इसलिए नहीं कि वो कुछ मुख्तलिफ है, बिल्कुल नहीं,
बल्कि या कुछ ज़रूरत से मुश्किल है, ये बात नहीं। बल्कि यूं ही दूसरे दिन हिम्मत करके मैं सेठानी के फ्लैट में चली गई कि देखूं कि अंदर इन लोगों के घर कैसे होते हैं। उफ़्फ़ो! बस समझ लीजिए किसी छोटे मोटे राजा या वजीर का घर। कद आमद तस्वीरें, बरहना औरतों के मुजस्समे। ये तवाइफें नंगी औरतों की तस्वीरें भला क्यों अपने घर में रखती हैं? भला इससे क्या फ़ायदा? सेठानी तो शायद अपने जिस्म की भयानक सिलवटों को इन सडोल मुजस्समों की आड़ में दिखाना चाहती है। होगा कोई गुर इन लोगों का। निगार मुझे देखकर ऐसी शर्माई गोया अभी अंडा खटक कर बाहर निकली है और बड़ी देर तक नखरे करने के बाद आई। सेठानी ने डांटा तो खैर रिकॉर्ड लगाकर नाचने लगी। ये रंडियां, उफ! मैंने सुना था कि इनके जिस्मों को घिन लग जाता है, मगर सेठानी तो लोहे की लाठ रखी थी और औलाद तो खुदा की पनाह। क्या फुर्तीला लूचदार जिस्म जैसे नागन अंगड़ाइयां ले रही हो। जब कलाई पर कलाई की गिरा बांधकर वो पंजों से तोड़े लेती तो उसकी नन्ही नन्ही ठोकरों से सारी दुनिया हलकोरे लेने लगती। मेरा दिल लरज उठा। उफ! ये नागिन न जाने कितनों को डसेगी, न जाने कितने शिकार थैले में ठूंसेगी। वैसे तो औरत दूसरी औरत से वक्त बे वक्त जल सी जाती है, मगर तवाइफ से तो खुदा की पनाह। औरत तो अपना हिस्सा यानी एक मर्द लेकर बाजार से हट जाती है, मगर तवाइफ से छुटकारा नहीं। जैसे दुकान से अनाज लेते वक्त अवाम तो हस्बे ज़रूरत लेकर हट जाते हैं, मगर ख़ास लोग भर भर बोरे तय खानों के कलेजे में उतार देते हैं। नतीजा, अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो बस समझ लीजिए अनाज की कमी। तो ये हमारी जंग तवाइफों से चली आ रही है। ये भी मजदूरों और सरमायादारी की जंग है। कहते हैं एक दिन ऐसा दहकता हुआ आएगा कि सारे मजदूर सरमायादारों को पीस कर फेंक देंगे और इनका सारा सरमाया छीन लेंगे। शायद औरतें भी इसी तरह हमला करके एक दिन तवाइफ का सरमाया छीन लें। शायद। शाम हुई तो गाहक आने लगे। मारे शर्म के मैं सुकड़ी एक तरफ को बैठी रही कि मौका मिले तो उड़ूं, कि कहीं ये मुझे भी इनमें से एक ना समझ लें। और यही हुआ कि एक बुझे हुए से एडिटर साहब उन्होंने मेरे सर चिपका दिए। मैं कुछ बोल भी ना सकी और इसने मेरा सौदा भी कर दिया। पूरा हॉल भर गया। रंगीन औरतें और अयाश मर्दों के कहकहे चलने लगे। एक कोने में 4-6 ने बैठकर पीना और जुआ शुरू कर दिया। दूसरी तरफ निगार घेरे में इधर से उधर चहक रही थी। उस पर लोगों की खास तवज्जो थी। एक उधेड़ सा मर्द तो उसे गोद में घसीट लेता था। वो हंस हंस कर उसे मार रही थी, मगर समा तो सेठानी ने बांध रखा था। गहरे रंग के भड़कदार कपड़े जो दिन को बेतुके लग रहे थे, इस वक्त बहार दे रहे थे। पाउडर सुर्खी से लेस जैसी चौथी की दुल्हन 2-4 कमसिन लड़कियों में घिरी हुई नाजुक नाजुक चिल्लें कर रही थी। इस वक्त बला की कमसिन और हसीन मालूम हो रही थी। मैं मदहीर थी कि जवानी उम्र से होती है या अदाओं से। और इधर वो एडिटर साहब बैठे चबा रहे थे इंतहाई तरक्की पसंदाना बातें और इस खूबसूरती से कि मैं हकला हकला के रह जाऊं। इनकी पूरी तवज्जो इन बरहना तस्वीरों की तरफ थी जो मेरे ही जिस्म पर चिपकी हुई थी। बार बार वो उंगलियों से इसी तस्वीरों के खतूत छू कर उनके हुस्न कबा पर बहस कर रहे थे, जिसके जवाब में घबरा कर मुझे अपने बटवे में कोई निहायत ही ज़रूरी चीज़ ढूंढना पड़ती थी। घुमा फिरा कर वो औरतों के सीनों के अदक मसले पर आ जाते थे और आंखों में मीठी मीठी नमी पैदा करके अपने सूखे हाथों से सांचे ढाल ढाल कर तशरीह कर रहे थे। बावजूद इस कदर ढीठ होने के कई दफ़ा मुझे कालीन के नक्शो निगार घूरने पड़े। हर जुम्बश पर यह मालूम होता था कि वो मेरे जिस्म को आटे की तरह खूब पैरों से गूंद कर भयानक सा पुतला बनाते हैं, फिर बिगाड़ देते हैं। उन्हें मुझे इस तरह निचोड़ने में कुछ ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो बराबर मुस्कुरा रहे थे। जलकर कई दफ़ा जी में आया कि इनके भी किसी हिस्से का ऐसा मजाक बनाऊं कि एक दफ़ा तो गलीज मुस्कुराहट से भरी आंख भी झेंप जाए, मगर तहजीब ने ज़बान पकड़ ली। मौका पाकर मैं लपकी अपने कमरे की तरफ। गैलरी में एक फौजी नौजवान निगार को बुरी तरह भंबोड़ रहा था और वो ऊं ऊं करके उसे खसोट रही थी। पलंग पर लेटकर ना तो नींद ही आई और ना ही कुछ काम हो सका। दूसरे दिन इंस्पेक्ट्रेस आने वाली थी। मुझे उसको रिझाने के लिए 100 बनाव करना थे। सबक मुअस्सर हो, अंदाज़े गुफ्तगू मरऊब कुन, लिबास मोदबाना और चाल ढाल में नरमी अमेज दबदबा, जमात की तवज्जो, बोर्ड का इस्तेमाल, सवाल जवाब की अहमियत। मेरे मुअज़्ज़ज़ पैसे के शरीफाना गुर,
लेटे लेटे मैं यूं ही वर्जिश करने लगी। फिर एकदम मुझे ख्याल आया, जो कोई मुझे इस तरह देख ले तो किसी की मौजूदगी के ख्याल से मुझे एकदम तन्हाई का शदीद एहसास होने लगा। मैं कितनी अकेली हूँ, सिवाय इन कहकहों के जो मुहीब चट्टानों की तरह सेठानी के फ्लैट से लड़क लड़क कर मेरे दिमाग से टकरा रहे थे। घुंघरों की झनकार और तालियों की आवाज़ें एक बारगी मेरे जिस्म में रींग कर हजारों नब्सों की तरह फड़फड़ाने लगी, और फिर बदी ने दिमाग में करवटें लेना शुरू की। अगर इन करवटों का एक भी रुख किसी को दिखाई दे जाए तो न जाने क्या हो। मैं इसी खौफ से लर्जा करती हूँ। मसलन यही कि मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जैसे सेठानी बन संवर कर अपने गाहकों को पेट की खातिर लुभाती हैं, मैं भी कील कांटों से दुरुस्त होकर अपने गाहकों के दरबार में जाती हूँ। फ़र्क इतना है कि मेरी अक्ल वही चूसी हुई गंडेरी और सेठानी यानी मुकम्मल रस का घड़ा। मैं दिमाग बेचती हूँ और सेठानी जिस्म, और मेरे दिमाग का मोल सेकंड हैंड टायर के बराबर यानी 70 रुपये, और सेठानी अपनी एक अंगड़ाई में इतना कमा लेती है कि मेरे अब्बा हुकूमत बरतानिया के आला अफसर होने के बावजूद सारी उम्र में ना कमा सके। हम दोनों ही बाजार में अपने अपने ख्वांचे लगाए बैठी, माल मुख्तलिफ मगर मकसद वही। मेरे मुरझाए हुए दिमाग की हैसियत उनके वसी जिस्म के आगे ऐसी ही है जैसे पान बीड़ी की दुकान के आगे क्रिकेट क्लब। यकीनन मेरा सौदा बुरा रहा और मैं जलने लगी अपनी तखील से भड़काई हुई आग में। लोगों को तवाइफों पर रहम आता है, उनके सुधार की फिक्रें हैं। ये नहीं कि वो ताइब हो जाएं, नहीं, बल्कि जो बुरी गत से हैं उनके दिन फिर जाएंगे, उनके मैले कपड़े जरक बरक हो जाएंगे। सड़े बुसे गंदी नालियों के पास जो मकान है वो मेरीन ड्राइव पर पहुंच जाएं। ग्राहक आएंगे मगर ना इतने कि उनका जी मैला हो जाए, और यहाँ तनख्वाह का ग्रेड हर साल गिर जाए, कुछ परवाह नहीं। तालिब इल्मों या दूसरे लफ्ज़ों में दोज़ख के दरोगाओं की तादाद दुगनी हो जाए, हेड मौलमा चूस डाले, दफ्तर के क्लर्क बम्बोर डालें, कमेटी के मेंबर डकार जाएं, कुछ परवाह नहीं। उस्तानियाँ बच्चों के दिमाग बना रही हैं, और तवाइफें लवारसों की दिल की ठंडक दोनों ही अपना अपना काम कर रही हैं। फिर क्यों, फिर ये क्यों? दूसरे दिन सेठानी फिर आन पहुंची और मुझे ऐसे नसीहत करने लगी कि कोई मैं भी उनके पड़ोस की हूँ और अंधाधुंध जिंदगी गुजार रही हूँ। आए हाय, बस हर वक्त पढ़ना, अल्लाह दिमाग भी हिल जाता होगा। मैं मिनमिना कर चुप हो रही। देखो ना क्या शक्ल निकल आई है। उन्होंने रहम खाना शुरू किया और मेरे दिल में बगावत का भूत नाचा। ये मुझे क्यों छेड़ती हैं ख्वाह? या अल्लाह, मैं कहाँ आ गई? ऊपर से ये इमारत बिल्कुल शरीफों के रहने की मालूम होती है। बोर्ड पर नाम भी शरीफों जैसे हैं, मिस वॉकर, मिसेस अब्दुल्ला, मिस रशीद, मिसेस। वो हमीद साहब तुमसे फिर मिलने को कहते हैं। ये वही एडिटर साहब थे। अरे तो क्या इसने वाकई मुझसे पेशा कराने का पक्का फैसला कर लिया? यानी अपनी गाहकों में से मरियल मरियल छांट कर मुझे देती जाएगी। भाई आज तुम्हें जरूर सिनेमा लेकर जाऊंगी, वो अटलाई। मगर मुझे तो बाजिया रहे कि मेरा पेशा बाइज्जत होने के अलावा काफी मेहनत तलब है। अरे हटाओ भी, तुम्हें तो हर वक्त काम ही रहता है। हमीद साहब तुम्हारे लिए खास तौर से पास लाए हैं और तुम हो के टाल रही हो। अरे यही तो उम्र है हंसने और बोलने की। या मौला, तो अब मेरा मुहज्जब पेशा खत्म और ये हंसने बोलने का पेशा शुरू। तौबा, अगर मेरी अम्मा बेचारी को मालूम हो तो क्या हाल हो उनका कि उनकी नेक बेटी को बहकाया जा रहा है। और यहाँ सौदे भी हो गए हैं। आज पास आ गए, कल बनारसी साड़ी, परसों हीरे के बुंदे, और तरसों वो खुद माँ अपने मुसव्विराना ख्यालात के, और फिर उनके खुरदरे सूखे हाथों से सांचे बना बना कर। अल्लाह, मैंने रखाई से इनकार कर दिया और वो मुजमहिल सी बड़बड़ाती चली गई। तौबा, ऐसा भी क्या? जभी तो कहते हैं इतना पढ़ना लिखना भी अच्छा नहीं लड़कियों को। जी हाँ, क्यों नहीं, पढ़ लिख कर करेंगी ही क्या? आपका लतीफ़ पेशा सलामत रहे। क्या ज़रूरत है कि दिमाग पच्ची करे कोई? मेरी समझ में ना आया कि बावजूद इतनी बदमजाजी के मुझ में क्या दिलचस्पी थी जो बार बार पड़ोसन आती थी। मैं कापियां दुरुस्त करने लगी। या खुदाया, ये फेल होने वाले भी जान जान कर जलाते हैं।
جی چاہتا ہے صفر سے بھی کوئی ذلیل تعداد ہو تو نکال کر دوں انہیں، مرے کم بخت۔ جی چاہا جو فیل نہیں ہے ان کو بھی فیل کر دوں، تاکہ سب کی سب سٹھانی کی طرح تباہی کے غار میں گر پڑے۔ پھر ایک دم سے میں نے سوچا، نہیں، یہ تو نہایت عجیب سزا ہے۔ بہتر ہے کہ میں انہیں اپنی طرح قوم کی خدمت کے لیے باہمت اور محنتی استانیاں بنا دوں۔ سیٹھانی اور نگار ہستی کھلکھلاتی حمید صاحب اور دو چار بھٹکے ہوئے عاشقوں کے ساتھ سینما گئی۔ جب وہ آئیں تب بھی میں جاگ رہی تھی۔ جہاں غنودگی آئی اور افریتوں نے دانت نکال کر حملہ کیا۔ بھلا اس طرح کون کام کر سکتا ہے؟ 2-4 دن اور رہی رنڈی کے پڑوس میں تو نہ جانے کیا ہو۔ میرے خیالات دن بدن الجھتے رہے۔ خود اپنے ضمیر سے بات کرتے ڈر لگتا تھا کہ نہ جانے کم بخت کیا بول اٹھے۔ میں سر پکڑے پلنگ پر بیٹھی رہی۔ تھکی ہاری سیٹھانی سو گئی۔ فلیٹ پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چند واہیات خیالات دل میں جھانکے۔ ذرا ڈھیل دی تو ریلا کا ریلا ٹوٹ پڑا۔ کہا میرے دماغ میں سے ابلنے لگا، مگر میرا چہرہ نہ ہنسا۔ عزت، پاک بازی، گندے انڈے کی طرح پوٹ کے نیچے دباؤ، بیٹھے رہو۔ تو کیا اس میں سے سرخ خواب نکلے گا؟ اور پھر تماشا یہ کہ کوئی بھی اس گندے انڈے کی سیوا کا پھل نہیں دیتا۔ قوم کو ذرا بھی احساس نہیں کہ ایک دیوی یوں پارسائی کا پٹارا اٹھائے۔ توبہ! جی چاہا کہ اٹھا کر بیچ سڑک پر ایسی جگہ پھوڑوں کہ ہر آنے جانے والا غلاظت سے لتھڑ جائے۔ یہ مجھے کیا ہو رہا تھا؟ یہ سب اس رنڈی کے پڑوس میں رہنے سے ہوا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ فلیٹ بدل دوں گی، ورنہ جوہر بے بہا کیچڑ میں جا پڑے گا، اور وہ دولت جس کے پیچھے مشرق کی عورت جان دے دیتی ہے مٹی میں مل جائے گی۔ دنیا میں عورت کے پاس یہ عصمت ہی تو ایک شے ہے جسے کوئی پیٹ کی خاطر لٹاتی ہے تو کوئی اس کی خاطر جان لٹاتی ہے۔ لے دے کر یہی ایک ترک کا اکا ہے جو ہر داؤن پر مار سکتی ہے۔ تھک ہار کر خیالات میں الجھی، سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح اٹھ کر میں جب نیچے جانے لگی تو سیٹھانی پھل والے سے کھڑی الجھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر غیروں کی طرح منہ پھیر لیا۔ فخر سے میرا سر اونچا ہو گیا۔ آخر کو اسے معلوم ہو ہی گیا کہ میں شریف ہوں، اور وہ بازار کی جنس۔ اس کے 2-4 دن کے بعد کا ذکر ہے کہ میرے ماموں زاد بھائی اور اس کی بیوی آئے۔ جب سے میں نے یہ فلیٹ لیا تھا میں ڈر رہی تھی کہ شاید یہ سن کر چراغ پاؤں کہ میں ایسے پڑوس میں رہتی ہوں۔ جیسے ہی وہ آئے، سیٹھانی کے فلیٹ سے کہے بڑی بڑی چٹانوں کی طرح لڑک لڑک کر گرنے لگے۔ میں نے اٹھ کر نفرت سے دروازہ بھیڑ دیا۔ کم بخت، ہر وقت بدتمیزیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کہاں؟ یہاں کم بخت ایک طوائف رہتی ہے، ہر وقت ٹھٹ لگے رہتے ہیں۔ طوائف؟ یہاں؟ مگر یہ تو نگار کی آواز ہے۔ وہ چونکے۔ ہاں ہاں بھائی، ارے تم نہیں ملی ان سے؟ میں نے تو نگار کے ٹونسلز کا آپریشن کیا تھا۔ ارے یہ تو بڑے خاندانی لوگ ہیں۔ یہ سیٹھانی؟ ہاں، آپ جانتے ہیں انہیں؟ میں نے مانی خیز نظروں سے ان کی بیوی کو دیکھا۔ ہاں بھائی، سیٹھ عبداللہ کی بیوی، سر عبداللہ کریم کے خاندان میں سے ہیں، اور دلی کے ہیں۔ ان کی بیوی چشتیوں کے خاندان کی ہے، اور رضیہ کی خالہ لگتی ہے۔ ممانی؟ رضیہ بولی، اور میں حیرت زدہ ان عبرتناک زلزلوں کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ سن رہ گئی، جیسے میں نے کسی مقدس کتاب کو ٹھوکر مار دی ہو، اور کفارہ میرے امکان سے باہر ہو۔ تو وہ کوئی دوسرا فلیٹ ہوگا، میں نے ہکلا کر کہا۔ ابھی آپ عصمت چغتائی کا ایک افسانہ پیشہ سن رہے تھے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے میں پھر حاضر ہوں گا ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا خوب خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔